नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। कई सारी बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ी खबर है, दूसरी तरफ ईरान ईरान में भी कुछ मामला फिर से गर्म हो गया है, वहां भी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर देश में देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला चल रहा है पेपर लीक का। अब तो सुनने में यहाँ तक आने लगा है, जिस तरीके की जो हमने देखा कि बाकायदा केंद्र की सरकार लिखित रूप में ये बता रही है सुप्रीम कोर्ट को कि अब सब कुछ प्रधानमंत्री जी के देखरेख में होगा। तो कई सारे अहम मुद्दे हैं। शुरुआत हम सीजेपी से ही करते हैं सर। कांग्रेस जनता पार्टी पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सिरदर्द बनी वो सरकार के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, और इस कदर सिरदर्द बन गई कि न केवल सोशल मीडिया बल्कि इसके अलावा भी सरकार को अपनी पूरी ऊर्जा खपा देनी पड़ी उसको रोकने के लिए, उस आंधी को रोकने के लिए। लेकिन फाइनली ये सारी चीजें आगे बढ़ते बढ़ते अंततोगत्वा संघ का अब रिकमेंडेशन आने लग गया है। संघ भी जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी के पक्ष में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या जो एक आशंका शुरू में व्यक्त की जा रही थी, आम आदमी पार्टी से जो तुलना की जा रही थी कांग्रेस जनता पार्टी की, हालात कुछ उस तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अखिल स्वामी सर। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, पहली बात तो यह है, कांग्रेस जनता पार्टी का इतना पॉपुलर होने का कारण यह है कि जनता में डिसकंटेंट है, तभी 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसकी मेंबरशिप ले ली, मैंने भी ले ली। नंबर एक। नंबर दो, आज सरकार किसकी है? आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। डिसकंटेंट किसके खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कांग्रेस जनता पार्टी किसको एक्सपोज कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रही है। जब 2013-14 में आंदोलन चला था उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अपोजिशन में कौन था? आरएसएस थी, बीजेपी थी, और ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले थे। इन्होंने झूठे मूठे आरोप लगाए थे, एक भी आरोप 12 साल में सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन आज कल हर जगह पर जिस प्रकार से हर तरफ कार्रवाई चल रही है, साफ साफ पता चल रहा है भ्रष्टाचार है, मिसमैनेजमेंट है, इनकॉम्पिटेंस है और हर चीज है। अगर कांग्रेस जनता पार्टी देश के लोगों के डिसकंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए संघर्ष कर रही है, और अगर उसमें आरएसएस और बीजेपी भी समर्थन करते हैं, तो इससे सुखदायी खबर क्या हो सकती है? तो बहुत अच्छी खबर है। इसका माने मोदी जी का साथ मोहन भागवत जी ने छोड़ दिया है। भाई ये क्यों माना जाए? देखिए आज की तारीख में जब तक कांग्रेस जनता पार्टी देश के डिसकंटेंट के साथ है, देश की जनता के साथ है, देश के युवाओं के साथ है, देश के किसानों के साथ है, तब तक हमें कांग्रेस जनता पार्टी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के अलग इलेक्शन लड़के एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करके बीजेपी को जिताने का प्रयास करेगी, हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन अभी जब ये अपदस्थ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हो रही है, और इसमें आरएसएस और बाकी बजरंग दल और ये गौरक्षा दल, अगर ये लोग सारे समर्थन कांग्रेस जनता पार्टी को करते हैं तो मैं तो इसका समर्थन करता हूं। मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन ले लीजिए। मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं, सरकार से हट जाएं, प्रधानमंत्री पद से हट जाएं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के बारे में आपने सुना होगा, जब से आसाम और बंगाल का चुनाव हुआ है, सुना है कि वो अंडरग्राउंड हो गए। मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया की खबर है, वो अंडरग्राउंड हो गए, उनका कहीं पता वता नहीं चल रहा है। तो देखिए, जहां पे चुनाव आयोग ढंग से काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम करे, हिंदू मुसलमान न किया जाए, देश के अंदर ये इस प्रकार का अंतर विरोध पैदा न किया जाए, हर चीज ईमानदारी से हो, देश के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। अब तो ये लग रहा है कि एग्जामिनेशन भी आर्मी और एयरफोर्स वाले कराएंगे। अरे भैया, अगर आर्मी एयरफोर्स वाले एग्जाम कराएंगे और आपका जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है वो बंगाल में और बाकी देश भर में चुनाव कराएगा, तो ये हमारे पाकिस्तान और चीन की जो सीमाएं हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? फिर आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि माननीय मोदी जी खुद अपने हाथ देखेंगे। तो क्या वो पेपर अपने आप पेपर सेट करेंगे मोदी जी सारे? क्या वो अपने हाथ से उसको बांटने जाएंगे? क्या वो उसकी कॉपी चेकिंग भी वो करेंगे? भाई मोदी जी तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। भाई सुपरविजन तो अभी भी हो रहा होगा ना। मोदी जी नहीं हो रहा होगा तो ये जो एनटीए के चेयरमैन साहब हैं और डायरेक्टर साहब हैं, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, सुपरविजन तो ये भी कर रहे होंगे ना। लेकिन अगर पेपर सेटर कोई और है, पेपर चेकर कोई और है, एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज कोई और है। भाई एयरफोर्स से रफेल इसलिए खरीदा था, हमें तो नहीं पता था। हम देशवासी तो सोच रहे थे रफेल इसलिए खरीदा है कि पाकिस्तान और चीन अगर हम पे कोई गुस्ताखी करेंगे तो रफेल वहां बाहर करेगा। अब रफेल से अगर आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो मेरे ख्याल से तो करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का
राफेल अगर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा, आप चीन में देख लीजिए, पिछले 40 साल से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने अपने बचपन जवानी में कभी पेपर लीक होते नहीं सुना। 12 साल में हर जगह पेपर लीक हो जाता है, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब ये अपने तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिलाई थी, तब तो पेपर लीक नहीं हुआ था। अब क्यों पेपर लीक हो जाता है? इसका माने माफिया काम कर रहा है। उस माफिया पे किसका हाथ है? 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, क्या उसके अंदर किसी को कोई दंड मिला? नहीं मिला। लोगों की पदोन्नति हो गई। तो इस लेकिन सर प्रकार इसमें से सरकार का रोल क्या है? सरकार तो भाई जबरदस्त तैयारी करती है, पता नहीं कैसे लीक हो जाता है। सरकार तो बहुत चिंतित होती है इसके लिए, बड़ा परेशान होती है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान अभी तक जो 12 साल में नहीं हो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान ने आकर के कहा कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कितने बच्चों ने आत्महत्या की, इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उन्हें दंड मिलना चाहिए कि नहीं? भाई मान लीजिए कोर्ट में हम लोग सम्मन किए जाए, कोर्ट हमसे पूछे कि क्या ये जो आप पे आरोप लगा है आप इसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। अगर हम अस्वीकार करेंगे केस चलेगा, अगर हम कह देंगे स्वीकार करते हैं, तो उस चीज के लिए आपका जो दंड है, प्रावधान है, वो मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये तो एबेटमेंट टू क्राइम, एबेटमेंट टू सुसाइड है। इतने बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या की है, उनको आपने एक प्रकार से उत्तेजित किया, उन्हें इस प्रकार आकर्षित किया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया और अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए। और आप कह रहे हैं हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, तो आपको दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबसे साधारणतम दंड होना चाहिए था आपका रिजिग्नेशन। हजारों आज तक रिजिग्नेशन भारत के इतिहास में हुए हैं। विलास राव देशमुख का हुआ है, आर पाटिल साहब का हुआ है, आपके पहले होम मिनिस्टर थे उनका हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था। कितने लोगों ने रिजाइन किया है नैतिक आधार पे? यहां आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, और दंड लेने के लिए आप तैयार नहीं है। तो ये तो आप बच्चों के साथ और देश के साथ, समाज के साथ और हमारी पॉलिटिकल जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक लेकिन सर अब जब दोबारा ये परीक्षा होगी, आप चूंकि पठन पाठन से पूरा जीवन आपका उसमें साथ रहा सर, अब जब दोबारा परीक्षा की बात हो रही है, मोदी जी उसको खुद मॉनिटर करेंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट में बताई गई है। मोदी जी के मॉनिटर से कितना बड़ा प्रेशर जनरेट होगा? क्या अब अगर मोदी जी के मॉनिटरिंग करने की जो बात कही गई है, वो इस बात की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके कोई गारंटी नहीं दी जा रही है कहीं भी कि ये पेपर लीक नहीं होगा, और साथ में एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि अब की अगर लीक हो जाएगा तो सरकार मानेगी ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, जैसा पहले किया गया था। बच्चे भी ऐसा ही कह रहे हैं। नहीं, इस बार कौन सा मान लिया गया है? अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा था पेपर लीक थोड़ी हुआ है। ये जो संसदीय समिति थी उसमें कहा जा रहा है पेपर लीक हुआ है? उन्होंने कहा 2-4 पेपर आउट हो गए। 2-4 पेपर कौन सी बड़ी बात है? 2-4 पेपर से क्वेश्चन से क्या अंतर पड़ता है? पूरा पेपर तो नहीं लीक हुआ, मतलब जब तक 100% पेपर लीक ना हो जाए तो उसको लीकेज नहीं माना जाएगा। अच्छा, मोदी जी भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका काम है रुपए को मजबूत करना, उनका काम है एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना, उनका काम है हमारे देश के अंदर लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है, उनका काम है महाराजगंज के अंदर आधार कार्ड देख के डीजल दिया जा रहा है और एक कैन के ऊपर 5 लीटर का डीजल दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे सुंदर साफ शहर है इंदौर, वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग पुलिस अफसरों के पैरों पे लौट रहे हैं। 6 महीने पहले वहां पे सीवर का पानी पीने, तो मोदी जी का काम ये काम देखना है। पेपर सेटर के लिए आपने धर्मेंद्र प्रधान को बिठा रखा है, या तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा लीजिए, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री अपने अंडर में ले लीजिए। अगर मोदी जी एचआरडी मिनिस्ट्री अपने पास ले लें, सुपरविजन करें, हमें कोई परेशानी नहीं। अब वो राजनाथ सिंह कह रहे हैं साहब, वो ऐसा कर रहे हैं जैसे देश के अंदर कोई महायुद्ध पैदा हो गया है, और हमारे देश के अंदर अब ऐसा लगेगा जैसे एग्जामिनेशन बच्चे जाएंगे तो वहां लगेगा जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उसमें बिल्कुल तनाव में रहेंगे बच्चे। अरे बच्चों को काहे के लिए तनाव में? यार पेपर लीक होना तो एक ऐसी घटना है जो 100-200 साल में एक बार होनी चाहिए, यहाँ साल में 10 हो जाते हैं। हर पेपर लीक हो जाता है। कोई भी पेपर, घटना तब बनती है, खबर तब बनती है पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे पहले मजाक उड़ाते थे ना समाजवादी पार्टी का कि साहब बिजली आई, यही बहुत बड़ी खबर हो जाती है। वैसे आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर यही बहुत बड़ी खबर हो गई, बिजली आई। लोग कपड़े सुखा देते हैं तारों के ऊपर, इसलिए सुखा देते हैं ये बिजली तो 6-7 घंटे आएगी नहीं, तो चलो तार में सुखा लो, 6-7 घंटे बाद उतार लेंगे। वही स्थिति आज पैदा हो रही है। ये जो गंगा एक्सप्रेस वे आपने बनाया हजारों करोड़ रुपए का, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, वो चारों तरफ से उसमें बुरी हालत हो रही है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो डिस्कंटेंट है देश के अंदर,
युवाओं के अंदर और देश की जनता के अंदर वो डिस्कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें अगर आरएसएस साथ आती है तो इससे बेहतर है मोदी जी से कह दे कि आप सब सत्ता छोड़ दीजिए, 76 साल के हो गए, अब आप जो है मार्गदर्शन मंडल में रहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को आप वो कीजिए जो अपोजिशन को और देश के उन लोगों को जो आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं उनको दुश्मन ना समझे। लेकिन सर मोदी जी तो बिल्कुल इसमें है ही है कि भाई जो कुछ वो कर रहे हैं वही सही है। तो आप जो चीजें बता रहे हैं क्या वो प्रधानमंत्री के काम है? भाई प्रधानमंत्री का काम तो मन की बात करना है। प्रधानमंत्री का काम जो प्रधानमंत्री जिसके अपने डिग्री का आता पता ना हो, बच्चों को परीक्षा देना कैसे देना है, उनका प्रेशर कैसे रिलीज हो, ये बताना प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री का काम ये बताना है कि किस तरीके से जो है कौन सा मौसम चल रहा है तो आपको कितना पानी पीना है। प्रधानमंत्री का काम ये बताना है कि आप जो है कब विदेश जाइए, कब सोना खरीदिए, कब नहीं खरीदिए, कब आपको मेट्रो में चलना है। ये सारी जिम्मेदारियां हैं प्रधानमंत्री की और वो तो नरेंद्र मोदी बखूबी कर ही रहे हैं। आप जो बातें कह रहे हैं रुपया गिरना नहीं गिरना प्रधानमंत्री के हाथ में कहां आता है सर? नहीं तो मोदी जी ये बता रहे हैं, अपने मंत्रियों को बता रहे हैं कि अब हाइड्रेटेड रहिए। देश की जनता क्या मंत्रियों से इंफीरियर है क्या? उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको क्या आवश्यकता है कि लोगों को पानी मिले? और आज के तारीख में आपने देखा गुजरात के अंदर महिलाएं जो हैं 60-60 फीट नीचे कुएं में जाके गंदा पानी निकाल रही हैं, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर जो आपने झुग्गी झोपड़ी वालों को मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया, वहां 4-4 घंटे की लाइन लग रही है पीने का पानी और घर में यूज करने वाले पानी के लिए। हर जगह पानी की किल्लत हो रही है, बिजली की किल्लत हो रही है। तो भैया जो अपने मंत्रियों को आपने मंत्रणा दी है, भाई मंत्रियों को क्या परेशानी? एयर कंडीशन कार होती है, एयर कंडीशन कोठी से निकलते हैं, जर्राटेदार अपना सफेद कुर्ता बंडी वंडी लगा के उतरते हैं, पूरी एसपीजी उनके साथ होती है। जहां जाते हैं 10-15 मिनरल वाटर की इंपोर्टेड पानी की बोतलें उनके पास होती हैं। जो अपने मंत्रियों को राय दे रहे हैं वो देश की जनता को भी तो ये अधिकार दीजिए कि उनको पानी मिले। अब रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और वहां के जहां बिल्कुल उद्गम स्थान है कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, वहां पानी की शॉर्टेज हो रही है। उत्तराखंड में पानी की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि अंधाधुंध आपने वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें बना दी, जंगल उजाड़ दिए। अब वहां पानी की कमी हो रही है। जब वहां उत्तराखंड में पानी की कमी हो रही है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, तेल के दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं, जबरदस्ती बढ़ाए चले जा रहे हैं। जबकि नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तेल के दाम कम कर रहे हैं। हमारे देश में पिछले दिनों के अंदर सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हमारे देश का रुपया है। तो भैया मोदी जी चलिए खुद नहीं, वो तो चलिए एंटायर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट है तो एंटायर पॉलिटिक्स देखेंगे। लेकिन अगर आपने निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तो उन्हीं से कहिए भैया रुपए को संभालो। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है, राजनाथ सिंह है, वो बिल्कुल हर चीज की निंदा कर देते हैं, बड़ी कड़ी निंदा कर देते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में अब अभी के पब्लिक इंडिया की नीलू व्यास जी जो हैं वही बड़ी परेशान थी। उनकी बेटी जो है उसने 12th का एग्जाम दिया, 88% मार्क्स आए हैं, जबकि वो 97-98% एक्सपेक्ट कर रही थी। जब उसकी कॉपी मचाई गई तो देखा गया सारे ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लर्ड है और पोर्टल जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या ये भारतीय जनता पार्टी के बच्चे इस प्रकार से परेशान नहीं होंगे, द्रवित नहीं होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के घर में पेपर लीक उनके बच्चों के नहीं हुए हैं? केवल क्या बीजेपी अगेंस्ट अपोजिशन वालों के हुए हैं? जैसे झुग्गी झोपड़ी जो तोड़ी गई है, क्या केवल वो बीजेपी के अपोनेंट्स की तोड़ी गई हैं? बीजेपी वालों की भी तोड़ी गई हैं, वो भी रोते कलपते मिल रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के हो रहे हैं। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अगर अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं फिर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन एक अभी पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, आपने देखा वो बैलेट पेपर से हुआ, वहां 1100 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। छठे नंबर पे आई भारतीय जनता पार्टी, पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर एसएडी आया, फिर इंडिपेंडेंट आया, फिर एसएडी आया, फिर बीजेपी आई। मतलब इतने नीचे बीजेपी, और वहां पे सारे बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता ले लिए, ईडी, सीबीआई, ये वो। लेकिन वहां भी वही करेंगे, ईवीएम करेंगे, वोट कहीं और पड़ेंगे, गिनेंगे कहीं और, वहां भी सेंटर। लेकिन भैया सरदारों का इलाका है, जाट सिखों का इलाका है। लेकिन चलिए हम तो ये भी कह रहे हैं बंगालियों का इलाका है और बंगाली बड़े मजबूत होते हैं, बिहारी बड़े मजबूत होते हैं। अब देखेंगे ये पंजाब में भी यही हेरफेर करेंगे। लेकिन हेरफेर करने से हमारे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। सर आप अभी ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जिक्र हुआ, भाई असम में रिजल्ट अच्छा आया है, पश्चिम बंगाल में रिजल्ट अच्छा आया है, उसके बाद फिर उनके गायब होने का, अंडरग्राउंड होने का क्या मतलब बनता है? क्यों गायब हो गए वो?
नहीं देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता और अभिषेक बनर्जी ये कहते कि जिन 17C फॉर्म के अनुसार जिन ईवीएम बॉक्सेस में वोट पड़े हैं, जिसमें जनता ने वोट डाले हैं, उनका सीरियल नंबर उनसे अलग है जिसमें काउंट हुए हैं। आप बताइए, मैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता और मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता तो मैं कहता आइए अभिषेक बनर्जी, अगर आप झूठे तो आपको जेल भेजेंगे, मैं झूठा तो मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज, वो कह रहा है अभिषेक बनर्जी दिखा दीजिए काउंटिंग सेंटर के अंदर क्या आपने टीएमसी के वर्कर्स को मार मार के भगाया, और क्या जो ईवीएम जिनमें वोट पड़े थे और जो गिने गए वो अलग अलग हैं, आप दिखा दीजिए, हम आपकी इज्जत करेंगे, माफी मांग लेंगे जो हमने कहा। लेकिन अगर आप नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब है आपको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चीजें खुलने लगी हैं, जनता का रोष सामने दिखने लगा है, जनता सड़क पे उबड़ने लगी है, कांग्रेस के लोग भी सड़क पे उबड़ने लगे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने अब ऑफिशियल मेंबरशिप ड्राइव और वॉलंटियर्स रिक्रूट करने शुरू कर दिए हैं। तो लाखों लोग जब सड़क पे उतरेंगे गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से, तो सरकार को मानी बात है बचना पड़ेगा। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सबसे बड़े अपराधी होंगे अगर वो अभिषेक बनर्जी की दोनों डिमांड को पूरा नहीं करते और ये दिखाते नहीं है कि उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है। अगर बेईमानी की है तो उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं तो ये तो जवाब ना देने की प्रथा तो लगातार चली ही आ रही है भाई, नरेंद्र मोदी से लेकर के, और कोई भी जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग पे जब आप सवाल उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जवाब देते आए हैं, तो अभिषेक बनर्जी की बात का जवाब भी भारतीय भाजपा के नेता तमाम दे ही रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की क्या जरूरत है इसमें? नहीं, कहाँ जवाब दे रहे हैं भाई? ये अगर वो कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए ना कि वहां पे काउंटिंग सेंटर में टीएमसी के वर्कर को मार मार के तो नहीं। सर पहले से ही तय है ना कि वो तो माताओं बहनों की इज्जत कैसे उछाली जा सकती है, कैसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा? नहीं नहीं तो भैया, सीसीटीवी फुटेज क्यों लगाई थी? क्या उनकी माता बहनों की इज्जत लूटने क्या नहीं, वो तो अधिकार चुनाव किया? आयोग के यूज के लिए लगाई थी ना। चुनाव आयोग अपने प्रचार के लिए उन महिलाओं का उपयोग कर लेगा, चुनाव उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इज्जत नहीं जाती है। नहीं, चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं वो हमसे ज्यादा शुद्ध सनातनी है क्या? हम उनसे ज्यादा शुद्ध सनातनी? हमें नहीं पता वो कितने गंदे लोग हैं, कितने भ्रष्ट लोग हैं? अरे अरे, हम भारतवासी, हम भी हैं भारतवासी, वो भी हैं। तो हमारे ये निष्ठा पे, हमारी सत्य निष्ठा पे, हमारे चरित्र पे वो प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? केवल वो क्यों देखेंगे? अच्छा, महिलाओं को आपत्ति है, वो कहेंगे साहब हमारी फोटो मत दिखाइए, चलिए उनकी फोटो मत दिखाइए, आप महिलाओं की फोटो को ब्लर कर दीजिए, आप पुरुषों की फोटो दिखा दीजिए। कम से कम ये तो दिखाई पड़े कि वहां पे ये तो दिखा दीजिए भाई कि जो ईवीएम जिसपे वोट पड़ा 17C के अनुसार और जिसपे काउंट हुआ वो एक ही है। अगर एक है तो अभिषेक बनर्जी की हम निंदा कर देंगे और आपका समर्थन कर देंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा चार्ज है ना भाई। अब मान लीजिए मैंने एग्जामिनेशन में कॉपी मेरी लिखी और जांच दी गई राम प्रकाश जी की, राम प्रकाश जी ने लिखी, जांच दी गई मेरी। ये इससे बड़ा क्या मतलब? फिर हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का मतलब क्या है? लिख कोई रहा है एग्जाम और जांची किसी और की जा रही, वैसे ही वोट किसी ईवीएम में दे रहे हैं, काउंट किसी ईवीएम में हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। इसको कम से कम, इसमें महिलाएं कहां से आ गई? अगर ईवीएम जो 17C में, और टीएमसी के लोगों ने सारे 17C फॉर्म लिए थे क्योंकि उनको ताकीद थी, अगर वो ईवीएम के सीरियल नंबर जो 17C में है और जो काउंट हुए उनका मिलान करा लीजिए, इसमें महिलाएं कहां से आ गई? जी सर, अब थोड़ी सी बात जरा हम पंजाब की कर लें। जिस तरीके का रिजल्ट पंजाब में आया, आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से पूरा रिजल्ट आया, उधर फिर खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के बीच में कुछ विवाद हो गया, वो इन सारी चीजों को लेकर के। तो ये जो परिस्थिति हुई पंजाब, इतना घिरने के बाद, तमाम तरीके के सवालों के बाद, राघव चड्ढा से लेकर के और सबके, क्या पंजाब में दो चीजें हैं समझने के लिए। एक तो पंजाब में क्या जो कुछ हुआ, राघव चड्ढा सहित जो लोग भागे, उसका जवाब पंजाब की जनता ने दिया, भाजपा ने जो कुछ भी किया उसका विरोध किया। और दूसरी, ये जो कांग्रेस के अंदर विवाद की खबर आ रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस तरीके का विवाद हुआ, ये कितना घातक है पंजाब के लिहाज से? नहीं देखिए, असली मुद्दा यह है कि कहां पे विवाद हुआ, कहां विवाद नहीं हुआ। ये हर पार्टी के अंदर, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विवाद होते हैं। किस विवाद को आप बढ़ाते हैं, किस विवाद को आप नहीं बढ़ाते हैं। जैसे मैं बताता हूं, फरीदाबाद के अंदर किशन पाल गुर्जर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मंत्री हैं, और यहाँ पे 3 मंत्री हैं, एक विपुल गोयल साहब हैं, एक राजेश नागर साहब हैं। ये लोग मंत्री हैं जो राज्य सरकार में हैं। अच्छा, राजेश नागर, विपुल गोयल और किशन पाल गुर्जर की आमने सामने तंती है। तो किशन पाल गुर्जर ने अभी एमसीएफ की जो मीटिंग हो रही थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद में, उसमें खुलेआम कहा, और ये सारा वीडियो जो है पूरा जग जाहिर हो गया, पूरे
सर्कुलेट हो गया हजारों की संख्या में। उन्होंने कहा एमसीएफ के लोग तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम लोग मरोगे, तुमने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया, 10 साल में जो भी सड़कें तुमने बनाई हैं वो सारी की सारी टूट रही हैं। 10 साल पहले बनी हुई सड़कें अभी तक मौजूद हैं, 10 साल में जो सड़कें बनी हैं टूट गई। अच्छा, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब वो किशन पाल गुर्जर वर्सेज राजेश नागर वर्सेज विपुल गोयल वर्सेज सैनी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चल रही, लेकिन उसको गोदी मीडिया उठाता नहीं है, इसको गोदी मीडिया। भाई देखिए, ये बात सही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। कारण ये है, देखिए आम आदमी पार्टी को पहली बात तो इस बात की सहानुभूति मिली, इसीलिए लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा है। ये राघव चड्ढा करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को सहानुभूति दिलवा दी, जिससे कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगी। दूसरी बात ये देखिए, पंजाब के लोगों के पास 3 विकल्प हैं। एक केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, फिर एक राज्य सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो आम आदमी पार्टी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी आम आदमी पार्टी के पास है। ये भी लोग जानते हैं लोकल बॉडीज में अगर वो चुनाव कांग्रेस को जिता भी देंगे तो उनके काम नहीं होंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, तो कांग्रेस को क्यों जिताएं। इसके बावजूद अगर कांग्रेस सेकंड नंबर पे आती है, एसएडी तीसरे नंबर पे आती है और 5वें नंबर पे बीजेपी चली जाती है, जिसने पैसा बल दल सब कुछ यूज कर लिया है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन। लेकिन ये बात सही है, देखिए ये तो गोदी मीडिया उड़ाता रहेगा कि वो उधर डीके शिव कुमार में और सिद्धारमैया में तनी हुई है, वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनी हुई है। अरे यार, कोई 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं था, बड़े आराम से स्मूथ सेल ओवर हो गया है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गोदी मीडिया के ट्रैप में मत आइए। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पे क्यों आई और उनकी 1200 सीटों में जमानत क्यों जब्त हुई। अगर कांग्रेस में कोई विवाद है वो कांग्रेस जाने, उनका काम जाने। भाई हम तो कॉकरोच जनता पार्टी में, हमें कांग्रेस से क्या लेना देना। लेकिन हम तो इस बात से खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। सर, ईरान और अमेरिका को लेकर के बहुत सारी बातचीत हुई, युद्ध का हवाला देकर के इस देश में बहुत कुछ किया गया, लेकिन मोदी के बेहद करीबी रहे व्यक्ति ने जिस तरीके के सवाल उठाए अर्थव्यवस्था को लेकर के, अब तो सारी चीजें इस देश के सामने साफ है, फिर भी दावे जो है वो लगातार वैसे ही हो रहे हैं। उस पर भी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वित्त मंत्री, भाई बहुत होगा तो वित्त मंत्री कह देंगे कि हम तो डॉलर का उपयोग ही नहीं करते हैं, डॉलर हम खर्च ही नहीं करते हैं, इसलिए डॉलर कहीं भी चला जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सर, जो मोदी के करीबी व्यक्ति रहे, जो आर्थिक मामलों में सलाह देते रहे मोदी जी को, अगर वो दावा कर रहे हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, गंभीर चिंतन, गंभीर हालात की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके बावजूद भी सरकार के पास कोई ऑप्शन बचता है इससे इनकार करने के? जनता के लिए कितना जरूरी है कि वो उन पर भरोसा करे या ना करे? देखिए, कृत्रिम रूप से इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है जैसे कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। वास्तविकता में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। अच्छा, अब ये अर्थशास्त्रियों के एक क्रेडेंशियल पे भी प्रश्न उठता है। भाई आज तो चलिए लोग मुझे क्रिटिसाइज कर लें, ट्रोल कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 साल के बाद कहेंगे ना स्वामी जी सही कहते थे। अब वो चाहे बड़े बड़े अर्थशास्त्री हों जो भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार थे, मोदी जी के सलाहकार थे, उनकी क्रेडिबिलिटी में तो प्रश्न उठेगा ना 2 साल के बाद। भाई जो लोग कहते थे नोटबंदी से बड़ा फायदा हो जाएगा, आज वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं, बताते ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि नुकसान होना था, नुकसान हो गया। अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, आईसीयू में है। इसलिए वो अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं कि बाद में कोई लोग क्या कहें कि साहब आप भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे क्या, आपने अर्थशास्त्र कहां से पढ़ा, डिग्री दिखाइए। इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में। अब ये कह रहे हैं कि आप निर्मला सीतारमण डॉलर नहीं खर्च करती, तो क्या डॉलर नहीं खर्च करती तो क्या वो आपके वो जो तेल इंपोर्ट करते हैं वो काहे से इंपोर्ट करते हैं, क्या किस चीज से इंपोर्ट करते हैं, गोबर से इंपोर्ट करते हैं क्या, गौमूत्र से इंपोर्ट करते हैं? डॉलर ही पे करके तो क्रूड का, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस का जो आप भुगतान करते हैं आज के तारीख में $100 पर बैरल का, वो तेल के लिए डॉलर ही से तो भुगतान करते हैं। प्याज नहीं खाती है, समझ में आता है। आप नहीं प्याज खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सनातनी ऐसे हैं जो मुर्गा खा जाते हैं बिना प्याज के, उनकी बात अलग है। बिल्कुल, अब तो मछली और क्या क्या जो है वो उसमें वेजिटेरियंस की श्रेणी में आने लग गई है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बाद, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मंगलवार को मछली खाना सनातन की परंपरा में आ गया है। इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। लेकिन सर फिर बात वही है, अरविंद सुब्रमण्यम पर भी क्या है वो सवाल उठेंगे, जिस तरीके से उन्होंने
पहले की बातें की, एक और जो वर्तमान सलाहकार हैं वो इस देश में अमीर लोगों को लेकर के जिस तरीके का बयान मीडिया में कर रहे हैं, जिस तरीके की बात इंटरव्यू में कर रहे हैं कि जो चंद अमीर लोग हैं उन्हें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक तरफ एक पूर्व जो सलाहकार हैं सुब्रमण्यम वो चिंता जता रहे हैं, दूसरी तरफ एक वर्तमान है वो बता रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं चंद, उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक रूप से ये जो दोनों का स्टेटमेंट है, ये देश के लिहाज से क्या कहता है? नहीं, जो अभी के सलाहकार हैं वो वही चाह रहे हैं जो मोदी जी शाह साहब चाह रहे हैं। तभी तो जो अंबानी साहब हैं, मुकेश अंबानी साहब हैं, वो अमेरिका में जाके विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं। माने वो डॉलर को मजबूत करने में, रुपये को कमजोर करने में वो भी मददगार होंगे। अडानी साहब भी वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं हम 15,000 अमेरिकन को नौकरी देंगे। वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आर्थिक सलाहकार हैं वो तो वही चाहेंगे ना जो मोदी जी चाहेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, पनगड़िया साहब की बाकी बातें मुझे समझ में आई, वो बात नहीं समझ आई कि रुपए को कमजोर होने दीजिए, इससे क्या अंतर पड़ता है। मुझे ये नहीं समझ में आया। भैया मैं तो अर्थशास्त्र का उतना ज्ञानी नहीं हूँ जितने वो हैं। वो तो बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े विदेश यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन अगर रुपया 150 का हो गया तो आपका तेल में ही आपका पूरा लोन खत्म हो जाएगा और एक्सटर्नल लोन आप नहीं वापस कर पाएंगे और आप डेट ट्रैप पे आ जाएंगे और आप लोन दे ही नहीं पाएंगे वापस। लेकिन चलिए, पनगड़िया साहब कह रहे हैं तो मैं क्या उन्हें चैलेंज करूं। लेकिन वो कह रहे हैं रुपये, अरे भैया अब आप देखिए चाइना का बाकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं उनके लिए रुपया कमजोर होना फायदेमंद है। हमारी जैसी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी का जरूरी है कि हमारा रुपया मजबूत हो, वरना हमारी इंपोर्ट हमारी कमर को तोड़ देगा, हमारे बजट को धराशायी कर देगा। बिल्कुल, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। मोदी के बहुत करीबी ने जो ये राज उगले हैं अंदर के, उसके हिसाब से देश समझे। बाकी तो जो हालात हैं, चुनाव की जो स्थिति है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता अभी जब फिर विधानसभा के किसी राज्य के इलेक्शन आएंगे, जब कोई इलेक्शन आने होंगे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहीं ना कहीं से उग आएंगे। कौन उगता है वो आप समझ लीजिएगा, उग आएंगे कहीं ना कहीं से और फिर अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो मच।